नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर इन एबीएसटी स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम नियम जीएसटी के नियम 36, 37, 38 और 39 चार नियमों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। वास्तव में ये सभी नियम इनपुट कर जमा संबंधी नियम हैं। इनपुट कर जमा संबंधी नियम हैं। ये नियम क्या होते हैं कि जैसे अपन एक बात को जानते हैं कि जब कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें विभिन्न सेक्शंस या धाराएं होती हैं और उन धाराओं के संबंध में ही कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि आपको प्रोसीजरल जो यानी उसकी जो प्रक्रिया संबंधी जो उसका विस्तृत उल्लेख उसके अंदर होता है कि उस धारा की अनुपालना में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स इसके अंतर्गत जो है वो इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो धाराएं हैं विभिन्न, जैसे 16, 17, 18, इन सभी धाराओं के संबंध में इन धाराओं के अंतर्गत जो उसकी अनुपालना में जो प्रोसीजर्स हैं वो इन नियमों में बताए गए हैं। तो अब अपन इस प्रोसीजर वाले जो पार्ट है यानी नियमों वाला, रूल्स वाला है, उसमें अपन आते हैं। तो नियम 36 जो है वो क्या बताते हैं? एक्चुअल में नियम 36 है वो उन दस्तावेज़ों के बारे में बताता है जो कि आईटीसी की जो है वो यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी इन दस्तावेज़ों के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली जा सकती। तो उनमें सबसे पहला तो दस्तावेज यही है कि जो आपूर्तिकर्ता होता है, जिससे आपूर्ति ली गई है, उसके द्वारा जारी किया गया टैक्स इनवॉइस या बीजक होना चाहिए, कर बीजक होना चाहिए। दूसरी बात, ये सेक्शन 31(3)(f) और 31(3) ये वाली जो है जी वाली, उस सेक्शन के अंतर्गत यदि किसी आपूर्ति प्रापक ने कोई माल प्राप्त किया है तो एक्चुअल में ये वो आपूर्तियां हैं जो कि एक तरह से हम रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कह सकते हैं। जब किसी अपंजीकृत व्यक्ति से कोई आपूर्ति प्राप्त की गई है तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो आपूर्ति प्रापक है वो एक तरह से एक बीजक जारी करता है और फिर उसके बाद में उसका भुगतान प्रमाणक जो होता है, जिसको अपन पेमेंट वाउचर कहते हैं, वो जो है वो उसके पास होने चाहिए। कहने का मतलब आपूर्ति प्रापक द्वारा जारी बीजक और कोई आपूर्ति का भुगतान का प्रमाणक। तो क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत क्या होता है, वो खुद जो है वो जमा कराता है तो उसका पेमेंट वाउचर वगैरह होने चाहिए। तीसरी बात, इसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ता के ने यदि कोई डेबिट नोट जारी किया है तो वो होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आयात किए गए हैं, चूँकि आयात के ऊपर बेसिक ड्यूटी लगती है और बेसिक ड्यूटी जो होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो जीएसटी का पार्ट नहीं होती है, लेकिन जो आईजीएसटी लगती है उसके ऊपर वो उसका पार्ट होती है जीएसटी का। तो आईजीएसटी जो है वो चूँकि उसकी क्रेडिट लेनी होती है तो फिर जो आयातित माल होते हैं उसके ऊपर जो एंट्री, जो जिसको प्रवेश बिल कहते हैं या प्रविष्टि बिल कहते हैं, वो होना चाहिए। और पांचवा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आईएसडी के द्वारा जारी किया गया क्रेडिट नोट। क्योंकि आईएसडी होता है वो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है और वो अपनी विभिन्न जो यूनिट्स होती हैं उनमें वो उसकी स्वयं की जो क्रेडिट होती है पूरी, जो उसने अपने ऑफिस वगैरह में कोई काम करवाया, कोई सेवाएं ली, कोई ली, तो उस पर जो क्रेडिट बनती है उस क्रेडिट को वो अपनी यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसके लिए उसको क्रेडिट नोट जारी किया जाता है उसके द्वारा, तो वो होना चाहिए, तभी उसकी यूनिट्स होती हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लेंगी। इन सभी दस्तावेजों के अंतर्गत एक विशेष बात जो है वो ध्यान रखने की होती है कि ये जो सारे दस्तावेज होते हैं, इन सभी दस्तावेजों में जो है वो अध्याय 6 के सभी प्रावधानों का इसमें जो निर्दिष्ट जो विवरण है, अध्याय 6 के जो प्रावधानों में जो निर्दिष्ट सभी विवरण होते हैं वो शामिल होने चाहिए। यानी 6 में सारे प्रावधान बताए गए हैं कि भाई ये विवरण शामिल किए जाते हैं। मान लीजिए कोई
अध्याय 6 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, ये विवरण नहीं देता है, तो ये कहता है कि कम से कम इन दस्तावेजों के अंतर्गत जो आपूर्ति का मूल्य है, उस पर बनने वाला कर है, और आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्रापक के जिस जीएसटी नंबर हैं, और यदि वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति है तो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का स्थान। ये एटलीस्ट ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो प्रत्येक दस्तावेज में वर्णित होने चाहिए, और साथ ही इन सभी सूचनाओं को उसके जीएसटीआर जो फॉर्म जीएसटीआर 2 है उसके अंतर्गत भी इसका उल्लेख होना चाहिए। ये सारी सूचनाएं जीएसटीआर 2 फॉर्म में भी दी जानी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। अगर ये कंडीशन डॉक्यूमेंट्स की पूरी होती हैं तो ही उसको जो है वो आईटीसी मिलेगी। अब आते हैं अपन नियम 37 पर। नियम 37 है वो क्या कहता है कि यदि परचेज कंसिडरेशन का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आईटीसी वापस हो जाती है। तो ये आईटीसी वापसी के बारे में है, यानी रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये क्या करता है कि ये एक बहुत सीधी सी बात है कि यदि मान लीजिए 180 दिन का टाइम होता है कि यदि किसी को उधार की सुविधा दी गई है तो वो 180 दिन के भीतर परचेज कंसिडरेशन का भुगतान करते हैं। अब मान लीजिए उसने आपूर्ति ले ली तो उसने क्रेडिट भी ले ली, और क्रेडिट तो उसने अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक जमा रजिस्टर में जमा कर दी और उसका फ़ायदा ले लिया, लेकिन उसने 180 दिन तक यदि उसको पेमेंट नहीं किया है परचेज कंसिडरेशन का, तो जिस दिन 180 दिन पूरे हो जाते हैं उस दिन के जो है वो बाद समाप्त होने वाले, यानी 180 दिन समाप्त होने के अगले माह में जो है, यानी जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर को 180 दिन पूरे हुए, तो उस माह में नहीं बल्कि उससे अगले माह में जीएसटीआर 2 में वह पंजीकृत जो व्यक्ति है वो इस बात का ब्यौरा देगा कि वो कितना जो है परचेज कंसिडरेशन उसने चुकाया नहीं है, और उस परचेज कंसिडरेशन पर कितनी ऐसी आईटीसी मिलती है जो कि मिली हुई है उसको, जो कि उसे वापस करनी है। ठीक है, तो भुगतान न की गई मूल्य और उस पर ली गई आईटीसी का वो उल्लेख करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से ऊपर जो उल्लेखित करेगा उसमें जो जितनी जो आईटीसी उसके द्वारा वापस करनी है, यानी जिसको भुगतान नहीं किया है जितना क्रय प्रतिफल का, उस पर बनने वाली जो भी आईटीसी होती है उसको, जैसे मैंने आपको बताया, उससे अगले माह के जो है वो जो आउटपुट टैक्स का जो रिटर्न दिया जाएगा उसके साथ इसको भी जोड़ दिया जाएगा। यानी प्रस्तुत करने वाले माह के ऐसा विवरण जो प्रस्तुत करता है उस विवरण के साथ ही उसके जो आउटपुट टैक्स बनता है उसमें उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये पूर्व में लगेगा आईटीसी को जोड़ दिया जाएगा। भाई पॉइंट 1 के अंतर्गत तो वो विवरण देता है कि ये मैंने काम नहीं किया। विवरण पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत ये कहता है कि ये जो विवरण जीएसटीआर 2 में जो पेश करता है उस विवरण के साथ जो आउटपुट टैक्स होता है उस विवरणी में, यानी अगले माह में उस विवरणी के जीएसटीआर 2 के अंदर जो आउटपुट टैक्स है उस आउटपुट टैक्स के अंदर ही इस आईटीसी को जोड़ दिया जाएगा जो उसने पहले में ली हुई है। अब ली गई आईटीसी पर ब्याज भी हो सकता है, क्योंकि उसने आईटीसी ले ली जबकि उसको नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसने उस परचेज कंसिडरेशन का या उसके पार्ट का भुगतान नहीं किया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जिस डेट को उसने आईटीसी ली है, उसकी जमा किया है, उस डेट से लेकर के बाद में जब वो विवरण प्रस्तुत करता है जिस महीने की जिस डेट को विवरण प्रस्तुत का, उस तिथि तक का जो उस आईटीसी पर जो ब्याज बनता है वो ब्याज भी उसके आउटपुट टैक्स में जोड़ दिया जाएगा। जो अपन उपयुक्त 2 में जो जोड़ा है जीएसटीआर जो है 2 वाली में, उसमें जो टैक्स आउटपुट टैक्स बनता है उसमें उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये आईटीसी लेने की तिथि से लेकर के और जो तिथि जिस तिथि को ये विवरण प्रस्तुत करता है उस तिथि तक का ब्याज उसमें जोड़ दिया जाएगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मान लीजिए उसने 180 दिन के बाद में ये बात सारे काम कर लिए कि उसने
उस पर बनने वाली जो आईटीसी थी उसको भी उसने वापस आउटपुट टैक्स में जोड़ दिया, उसके ब्याज पर भी को भी उसने जोड़ दिया है। लेकिन बाद में मान लीजिए जब भी उस परचेज कंसिडरेशन का वो पेमेंट कर देता है तो जो आईटीसी उसको वापस कर दी गई थी उसके द्वारा या उस उलट दिया गया था वो पुनः उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा और उसको आईटीसी पुनः मिल जाएगी। ये जो है वो रूल 37 के अंतर्गत है। अब अपन आते हैं रूल 38। रूल 38 एक्चुअल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कर्ज जमा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं उनके द्वारा जो जमा का दावा किया जाता है उसके बारे में ये सब बातें हमारे को बताई गई हैं कि भाई एक्चुअल में उनके पास में एक विकल्प होता है कि वो या तो धारा 17(2) का विकल्प अपना लें और या वो धारा 17(4) का विकल्प अपना लें। ये दो विकल्प उनको दिए गए हैं, धारा 17(2) और धारा 17(4). ये दो विकल्प बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दिए गए हैं। यदि सेक्शन 17(2) के स्थान पर भी 17(4) का विकल्प अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी गैर व्यावसायिक कार्यों में प्रयुक्त इनपुट की जमा होती है वो नहीं ले सकेंगे। गैर व्यावसायिक कार्यों में जो प्रयुक्त इनपुट है उसकी जमा वो नहीं ले सकेंगे और साथ ही सेक्शन 17(4) के इनपुट्स पर कर की राशि का जो 50% है वो उसी माह में जिस माह से वो संबंधित है उस माह में वो ले सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो शेष बची हुई 50% है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो ये कहता है कि सेक्शन 17(2) के स्थान पर वो 17(4) के विकल्प का चयन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये दो बातें विशेष हुई। एक तो गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज की गई आईटीसी नहीं ले सकेगा, इनपुट की जमा नहीं ले सकेगा और साथ ही 17(4) के इनपुट्स पर जो कर की राशि उसका 50% ही लेने का अधिकारी होगा उसी माह में जिस माह के अंदर से संबंधित है और शेष 50% उसकी जो है वो रद्द हो जाएगी यानी निरस्त हो जाएगी। नियम 39 क्या कहता है? नियम 39 ये कहता है, वो नियम 39 एक्चुअल में आईएसडी से रिलेटेड नियम है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड नियम है। इस नियम के अंतर्गत एक आईएसडी चूंकि अपनी यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसकी जो इनपुट्स या उसकी सेवाओं पर जो आईटीसी बनती है, तो एक्चुअल में अपन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आईएसडी होता है वो एक तरह से एक हेड ऑफिस होता है और वो हेड ऑफिस भी कुछ सेवाएं लेता है या कुछ इनपुट्स अपने ऑफिस के लिए लेता है। तो अब उसका तो स्वयं का तो सीधा कोई बिजनेस नहीं होता, इसलिए वो अपनी बिजनेस यूनिट्स को इस जो इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनपुट सर्विस जो इसकी जो क्रेडिट होती है उसको उसको क्या करता है, डिस्बर्स करता है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है इसको, इसलिए इसका नाम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो वो इसके लिए एक इनपुट सर्विस जो इनवॉइस है वो जारी करता है, इसका जमा है ना, एक इनवॉइस जारी करेगा और उस इनवॉइस के अधीन ही ये जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र हो गई। एक बात तो ये है इसमें। दूसरा इसके अंतर्गत क्या है कि ये प्रत्येक माह की जो इनपुट कर जमा का वितरण है वो उसी माह में किया जाएगा जिस महीने से वो संबंधित है और उसका जो विवरण है वो भी फॉर्म GSTR 6 में दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक माह जो है वो इस का वितरण किया जाएगा उसी माह में और इस प्रकार की जो इनपुट क्रेडिट जो वितरित की गई है उसका हिसाब किताब GSTR 6 में वर्णित किया जाएगा। दूसरी बात इसके अलावा एक बात और है, वो ये है कि यदि इनपुट सेवा वितरक और उसकी इकाई एक ही राज्य में, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंतर्गत, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है जो कि अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और वो ये है कि यदि मान लीजिए पोजीशन ये रहती है कि इनपुट सेवा वितरक मान लीजिए जो है उसकी कोई जो इनपुट क्रेडिट है वो मान लीजिए IGST से रिलेटेड है, IGST है, तो वो IGST है तो ऐसी स्थिति में उसकी सभी यूनिट्स की जो वो जो IGST जब वितरित करेगा
तो वो आईजीएसटी के अंतर्गत ही उसको शो करना पड़ेगा सभी इकाइयों के लिए, यानी वो इकाइयों के लिए भी वो आईजीएसटी कहलाएगी। लेकिन यदि, और ये कब होता है, ये तब होता है जबकि वो संस्था जो यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स उस सेम राज्य में स्थित है। मतलब एक बात क्लियर ध्यान रखें, यदि मान लीजिए हेड ऑफिस जिस स्टेट में है उस आईएसडी का, और उसकी यूनिट्स भी सेम स्टेट में ही हैं, तो एक स्थिति ये हुई, यानी यूनिट्स उसी सेम स्टेट में हैं जिस स्टेट में आईएसडी स्थित है, तो जैसा आईएसडी का स्टेटस है वैसा ही स्टेटस यूनिट्स का होगा टैक्स के संबंध में। वो टैक्स कौन सा है? अगर वो आईजीएसटी है तो यूनिट्स के भी आईजीएसटी होगा। यदि वो सीजीएसटी एसजीएसटी है तो यूनिट्स के लिए भी सीजीएसटी एसजीएसटी के अंतर्गत ही विभाजित होगा। लेकिन यदि उसकी यूनिट्स भिन्न राज्य में स्थित है, जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस है वो जयपुर में है, लेकिन कोई यूनिट मान लीजिए अहमदाबाद में है, तो ये भिन्न राज्य में हो गया। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी जमा होती है टैक्स क्रेडिट जो होती है आईएसडी की, वो यूनिट्स के लिए आईजीएसटी ही होगी। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि मान लीजिए उस हेड ऑफिस की जो क्रेडिट जो जमा है वो यदि सीजीएसटी एसजीएसटी है तो यूनिट्स के लिए वो आईजीएसटी होगी, यूनिट्स के लिए वो आईजीएसटी होगी, चाहे हेड ऑफिस के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी हो। तो भिन्न राज्य होते ही वो सारी जो है वो आईजीएसटी बन जाती है। लेकिन यदि सेम स्टेट में है हेड ऑफिस और उसकी यूनिट्स, तो फिर ऐसी स्थिति में जैसा हेड ऑफिस का है वैसा ही यूनिट्स का होगा। वो आईजीएसटी तो आईजीएसटी हो जाएगी और सीजीएसटी एसजीएसटी तो सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जब हम वितरण करते हैं तो अपने को ध्यान रखने की बात है कि वितरण कौन से हेड में किया जाएगा, आईजीएसटी में करेंगे, सीजीएसटी में करेंगे, एसजीएसटी में करेंगे, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखने की होती है। इसके अलावा जब वितरण किया जाएगा तो कर मुक्त जो माल है उससे संबंधित क्रेडिट और कर योग्य माल या सेवा से संबंधित क्रेडिट को अलग अलग विभाजित करके जो है वो वितरित किया जाएगा, अलग अलग विभाजित करके वितरित किया जाएगा। और यदि कोई विशिष्ट जमा किसी विशिष्ट इकाई से संबंधित है तो वो पूरी की पूरी उसी को वितरित कर दी जाएगी। अब ऐसी वितरण करने के अंतर्गत ये है कि ये नहीं देखा जाता कि वो इकाई पंजीकृत है या नहीं है, वो इकाई कर योग्य माल के लिए सप्लाई करती है या कर मुक्त माल के लिए करती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कर योग्य हो माल चाहे कर मुक्त माल हो, उससे संबंधित जो टैक्स क्रेडिट थी, यानी जो आपूर्ति लेने पर जो टैक्स क्रेडिट बनती थी, उसे उसी रूप में आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, वितरित किया जाएगा उन इकाइयों को। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि वो टैक्सेबल है, आपूर्ति से रिलेटेड है, तो टैक्सेबल के रूप में हो जाएगी, और टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री के रूप में वितरित हो जाएगी, चाहे वो पंजीकृत संस्था है या नहीं है, चाहे वो कर मुक्त में व्यापार करती है या कर योग्य में व्यापार करती है, लेकिन वितरित किया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, नहीं कि ये मान करके भी कि वो एलिजिबल ही नहीं है इसलिए उसको वितरित ही नहीं किया, नहीं, वितरित उसको किया जाएगा। ये दूसरी बात है कि वो इकाई उसका फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो वास्तव में उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। और अपंजीकृत तो इनएलिजिबल हो जाएगा। वो अगर पूर्णतः कर योग्य कर मुक्त माल में व्यापार करती है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगी। लेकिन एक बार तो उसको उसके द्वारा उसको पूर्ण रूप से या उसके आनुपातिक, आगे इसमें जैसे ये बताया गया है कि जैसे जिस इकाई से वो संबंधित है उस इकाई को तो पूर्ण रूप से आप इसको वितरित कर सकते हो। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसी जो है वो इनपुट कर जमा है जो कि एक से अधिक इकाइयों से संबंधित है, तो फिर प्रत्येक जो इकाई होती है उसकी आवर्त के अनुपात में उसको वितरित किया जाएगा, यानी आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा ऐसी कर जमा को।
तो एक तो ये है कि एक्सक्लूसिवली फॉर पर्टिकुलर यूनिट है, तो एक्सक्लूसिवली है तो वो तो उसको दे दी जाएगी। लेकिन यदि कोई कॉमन है तो उस कॉमन को वितरित किया जाएगा उनके आवर्त के अनुपात में। और इसके अलावा देखिए एक बात इसमें और है जो अपने को देखने की है, और वो ये है कि यदि कोई इनपुट कर जमा धारा 17(5) के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है तो भी जिस इकाई से संबंधित है उसको वितरित की जाएगी। ये वैसी बात हुई कि भाई अगर डिसअलाउड है, मान लीजिए कोई आईटीसी है वो डिसअलाउड हो गई 17(5) के अंतर्गत या ब्लॉक्ड हो गई, हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो नहीं देखनी, वो बात बाद में देखेंगे। पहले तो हम उसको वितरित करेंगे जिससे वो संबंधित है। अगर वो किसी पर्टिकुलर से संबंधित है तो पर्टिकुलर को दे देंगे, और यदि वो अनुपाती करनी है तो अनुपाती कर देंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सभी प्रकार की पात्र और अपात्र, चाहे वो एलिजिबल हैं चाहे वो इनएलिजिबल है, सभी प्रकार की कर जमाओं को यूनिट्स को वितरित कर दिया जाएगा। चाहे वो एक्सक्लूसिवली है तो किसी विशिष्ट इकाई को, और यदि अनुपातिक करना है तो अनुपातिक, लेकिन सभी प्रकार की कर जमाओं को वितरित किया जाएगा। पहली बात तो ये। यदि इसके अलावा एक बात इसमें और है, जैसे मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि सभी पात्र और अपात्र जमाओं को उसको वितरित किया जाएगा, पात्र और अपात्र जमाओं को सभी को वितरित किया जाएगा। ये बात दूसरी है कि जो अपात्र जमाएं होती हैं उनको इकाइयां उपयोग नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यद्यपि वो है उससे रिलेटेड है तो उनको वितरित तो हो जाएगी, लेकिन उसको वो अपने इलेक्ट्रॉनिक जो रजिस्टर है उसमें जमा नहीं कर पाएंगे, या उसको माइनस नहीं कर पाएंगे अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। और ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि जितनी जो आईटीसी थी वो एक तरह से बेकार चली जाएगी। किसके लिए? आईएसटी के लिए। आईएसटी को तो नुकसान ही हो गया, आईएसटी के लिए तो नुकसान हो गया, और चूंकि वो पर्टिकुलर जिस यूनिट से वो संबंधित थी वो यूनिट उस आईटीसी को ले नहीं पाएगी। तो ये इसके अंतर्गत विशेष बात है। और ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि आईएसडी है वो एक बीजक जारी करेगा, वो जो है वो इनपुट सेवा वितरक बीजक कहलाया गया, वो उसको जारी करना पड़ेगा। और आपूर्तिकर्ता द्वारा इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आईएसडी के जो आपूर्तिकर्ता है उसने कोई डेबिट नोट जारी किया, डेबिट नोट जारी किया तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर भी कोई आईटीसी एक्स्ट्रा अतिरिक्त आईटीसी बनी, तो ऐसी आईटीसी का वितरण भी जो है वो संबंधित इकाइयों को कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर किसी पर्टिकुलर इकाई से संबंधित डेबिट नोट है तो पर्टिकुलर इकाई को दे दिया जाएगा, उसका वितरण कर दिया जाएगा, और अगर अनुपातिक है तो अनुपातिक दे दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण आनुपातिक रूप से उसकी इकाई में जोड़ जाएगा। यदि कोई क्रेडिट नोट जारी हुआ है, यदि कोई क्रेडिट जारी तो संबंधित इकाई को वितरित कर इनपुट कर जमा में से कम करके या उसके कर दायित्वों में जोड़कर समायोजित कर दिया जाएगा। तो दोनों ही स्थितियां रह सकती हैं। यदि कोई डेबिट नोट आया है तो डेबिट नोट की स्थिति में तो चूंकि उसको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करना पड़ा है तो उसके ऊपर आईटीसी ज़्यादा हो जाएगी पहले की तुलना में, और यदि कोई उससे रिवर्स काम होता है तो आईटीसी कम कर दी जाएगी संबंधित को, या आनुपातिक रूप से उसकी आईटीसी कम कर दी जाएगी। ये सब बातें जो हैं वो आईएसडी के बारे में। हमने इन आईएसडी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने इसमें मेजर पॉइंट जो है इस आईएसडी के अंतर्गत वो 2 पॉइंट अपन ने मेजर रूप से इसके अंतर्गत लिए थे। एक तो ये था कि भाई सेम राज्य में स्थित है या डिफरेंट स्टेट में स्थित है तो आईटीसी जो होती है वो उसी हिसाब से उसको अपन लेते हैं कि वो अगर सेम स्टेट में है तो जैसी आईएसडी की वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी तो उस आईजीएसटी हो जाएगी, सीजीएसटी एसजीएसटी तो वही हो जाएगी। लेकिन यदि डिफरेंट स्टेट्स में स्थित है तो डिफरेंट स्टेट्स में स्थित होते ही वो सभी इकाइयों की जो जीएसटी होगी वो आईजीएसटी के अंतर्गत उसको हम वितरित करेंगे, न कि सीजीएसटी एसजीएसटी के अंतर्गत, चाहे उसकी जो हेड ऑफिस है या आईजीएसटी है वो चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी के अंतर्गत हो, लेकिन यूनिट्स के लिए वो एसजीएसटी आईजीएसटी के अंतर्गत ही उसको वितरित किया जाएगा। और आनुपातिक होने पर आनुपातिक होगा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनके अनुपात जो कई इकाइयों से रिलेटेड है तो कई इकाइयों की आनुपातिक रूप से ही उसको वितरित किया जाएगा।
और इसके बाद में ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है एक, जो कि मैंने आपको इसके बारे में बताई कि भाई पात्र और अपात्र सभी प्रकार की जमाओं को ट्रांसफ़र कर दो, आनुपातिक या एक्सक्लूसिव लिए तो उसके बाद में ये देखा जाएगा कि भाई वो उनमें से जो अपात्र जो जमाएं उनको ट्रांसफ़र की गई हैं वो पर्टिकुलर इकाइयाँ यूज़ नहीं कर पाएंगी और वो IST के लिए लॉस होगा। तो यहाँ ये देख करके अपन उनको छोड़ नहीं देंगे कि वो उसके लिए अपात्र है 17(5) के अंतर्गत वो ब्लॉक्ड है, या फिर कोई कर मुक्त है, या कोई निजी कार्य के लिए यूज कर लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो इनएलिजिबल हो जाती हैं। लेकिन वो बाद की बात होती है, हमें जब वो कहता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो हम नियमानुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाद में हम ये लिख देंगे कि वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगा और ये IST के लिए हानि होगी। तो ये बातें जो हैं वो IST के बारे में थी। तो आज हमने मुख्य रूप से रूल 36, 37, 38 और 39 के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ये 4 प्रकार के जो नियम हैं वो एक्चुअल में अपनी जो सेक्शन 16 या 17 ये जो है इनके मिक्स रूप में जो इनके प्रावधान थे उनके बारे में कुछ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इसके अंतर्गत हमने जो है वो किया गया है इन 4 रूल्स के अंतर्गत। आगे जो आगे वाले कुछ रूल्स आएंगे, इसके बाद वाले रूल जो है वो 40, 41, 42, 43 वो रूल्स भी सेक्शन 16, 17, 18 से के को कोरिलेट करते हुए ही उनके स्पष्टीकरण या प्रोसीजरल को उन सेक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीजर्स है उसको ही वो उन सेक्शंस के उन रूल्स के अंतर्गत उसको डिस्क्राइब किया हुआ होगा। तो अपन आगे के अध्ययन में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज तक इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।